Hello friends, this is Dr. Chandni welcoming you to my channel Dr. Chandni's Homeopathy. So friends, आज का हम सेशन शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ इन होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड एलोपैथी। तो हम डिजीज़ वर्ड से क्या समझते हैं डिफरेंट पैथीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़। इसमें क्या बोला है डिजीज़ को कि कोई भी ऐसी माइंड और बॉडी की स्टेट जिससे हमको पेन और डिस्कम्फर्ट या फिर अनईजीनेस फील हो रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। और ये क्यों होती है, इसका रीज़न क्या बताया इन्होंने। इट इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है उसको बोला है इन्होंने आगुंतका और एक्सटर्नल आगुंतका, एंड जो इंटरनल एनवायरनमेंट है अपना उसको बोलते हैं इंटरनल नेजा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इन दोनों में कोई भी डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, डिसहार्मोनी हो रही है, तो यहाँ से हमारे ऑर्डर्स जो है डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 3 तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको टर्म दिया हुआ है दोष, और 3 तरह के दोष हम बोलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ क्रिएट करने के लिए। वो हैं वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन तीनों की क्वांटिटी में अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है, ये इम्प्रॉपर होते हैं फंक्शनिंग में, जैसे कि वात की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, पित्त और कफ की कम हो गई, पित्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, वात और कफ की कम रह गई, तो इस कंडीशन से क्या होता है, डिजीज़ होना शुरू हो जाता है। किस तरह के पर्सन कैसी डिजीज़ के लिए प्रोन है, हु आर प्रोन टू द डिजीज़। हम इसमें देखते हैं कि जो प्रकृति होती है और जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कैसा होता है उस पर बेस्ड होता है कि उसको किस तरह की डिजीज़ होगी या किस तरह की बीमारियाँ होंगी। कैसे देखेंगे हम इसको कि कोई अगर वात कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन है तो वो प्रोन होगा टू द डिजीज़ लाइक लोअर बैक पेन, आर्थराइटिक पेन और पैरालिसिस, ठीक है। जो पित्त कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन होगा वो प्रोन होगा टुवर्ड्स बाइल डिजीजेस, लिवर डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर डिजीजेस, ऑल्सो टुवर्ड्स द एसिडिटी, स्टमक अल्सर्स एंड द स्किन प्रॉब्लम्स। जो कफ कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन होगा वो प्रोन होगा टुवर्ड्स टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड द कंजेशन ऑन द लंग्स। ये किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ये जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हमने इन 3 दोषों को डिफ्रेंशिएट करा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि वात में जो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है वो स्पेस और एयर का है। इट मीन्स ये जो है हॉलो नेचर है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट है। तो जो वात कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन है वो बोन डिजीज़ के लिए, लोअर बैक पेन के लिए या फिर आर्थराइटिक पेन के लिए प्रोन टू होता है। जो पित्त कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है फ्रेंड्स, वो कॉम्बिनेशन है फायर और वाटर का, जिसमेम हमको डिजीज़ मिली थी लाइक स्टमक अल्सर्स मिले थे, एसिडिटी मिली थी, बाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिली थी, लिवर डिजीजेस मिली थी, स्किन इरप्शंस मिले थे, जिसमें फ्रेंड्स बर्निंग टेंडेंसी प्रेजेंट मिलेगी अपने को क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। कफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर्सन फ्रेंड्स प्रोन रहेगा टुवर्ड्स डिजीजेस विच आर रिलेटेड टू चेस्ट और लाइक लंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने क्या देखा था, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आइटिस जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है फ्लूइड का। तो ये था आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे फ्रेंड्स एलोपैथिक कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी हमको ये टर्म सबसे पहले दिया हुआ है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने, और एलोपैथी का नाम से मीनिंग समझते हैं फ्रेंड। एलो मीन्स होता है ऑपोजिट एंड पैथोज मीनिंग होता है सफरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको समझते हैं कि एलोपैथी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेरिया काउंट्रेरिस क्यूरेंटर। सो कॉन्ट्रेरिया, कॉन्ट्रैरी, इट मीन्स द ऑपोजिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पेशेंट अगर आया है, हमको कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स दे रहा है, तो हम उसको जो मेडिसिन देंगे वो कौन सी मेडिसिन देंगे, जस्ट अपोजिट टू दैट सिम्टम्स फ्रेंड्स। हम उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जो डायरिया क्रिएट करेगी तो इस तरह के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है एलोपैथिक सिस्टम फ्रेंड्स। यहाँ पे जो डिज़ीज़ है उसमें क्या बताया फ्रेंड्स कि जो सिम्टम्स हमको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बॉडी से उसी को उन्होंने डिज़ीज़ बोला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो सिम्टम्स किस वजह से हो रहे हैं, उसके कॉजेशन क्या है, उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं एट लास्ट होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीजेस। सो अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज
disease is an abnormal vital process, a change condition of life which is inimical to the true development of an individual and tends to the organic dissolution. तो फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि डिजीज़ कॉन्सेप्ट होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इसमें उन्होंने क्या बोला है फ्रेंड्स कि ये कोई एक सिम्टम नहीं है या एक पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं है या फिर किसी कॉज के कारण आया हुआ इफेक्ट नहीं है. ये क्या है फ्रेंड्स? एबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस है. इट मीन्स कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसकी एक बिगिनिंग है और एक एंड पॉइंट है. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये एक चेंज कंडीशन ऑफ लाइफ है जिसमें कि पर्सन की जो लिविंग कंडीशन, जो लाइफ की कंडीशन है वो ही पूरी चेंज हो जाती है. ये कोई 1 या 2 दिन की बीमारी की बात नहीं बोली है फ्रेंड्स डिजीज़ की. ये जो कंसेप्ट है ये हमको डिफ़ाइन कर रहा है कि इसमें पर्सन की पूरी लाइफ की कंडीशन जो है, एक फेज़ जो है वो पूरा चेंज हो जाता है. इसको आगे पढ़ के समझते हैं फ्रेंड्स. विच इज़ इनिमिकल टू अ ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड टेंड्स टू ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन. इनिमिकल टू अ ट्रू डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. इसका मतलब है कि ये एक जो डेवलपमेंटल फेज़ है किसी भी इंडिविजुअल का उसको पूरा अरेस्ट कर देता है, उसके एनिमिकल एक्ट करता है. इसीलिए इसको क्या बोला है कि एबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस विच चेंज द कंडीशन ऑफ लाइफ विच इज़ इनिमिकल टू द ट्रू डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड ऑल्सो ये लीड कर जाता है टू एन ऑर्गेनिक पैथोलॉजी और ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन या पूरा का पूरा ऑर्गन पार्ट को अफेक्ट कर जाता है ये. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये वाइटल प्रोसेस है. तो ये क्या सबसे पहले अफेक्ट करता है वाइटल फोर्स को. उसके बाद जो ये कंडीशन ऑफ लाइफ चेंज हो रही है इससे होता है माइंड अफेक्ट. तो जो वाइटल फोर्स है उससे माइंड अफेक्ट होता है और उसके बाद लास्ट में ये ऑर्गेनिक पैथोलॉजी क्रिएट करता है. तो फिर फिजिकल बॉडी इसके अफेक्ट में आती है. तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं होम्योपैथिक सिस्टम में वाइटल फोर्स विच अफेक्ट्स द माइंड एंड देन द फिजिकल बॉडी. सो इट इज़ अ डिजीज प्रोसेस नॉट अ पार्ट ऑफ मैन. यहाँ पे हम मैन को एज अ होल डिजीज्ड पर्सन और डिजीज इंडिविजुअल देखेंगे, एज अ होल ट्रीट करेंगे फ्रेंड्स, कि कोई एक उसका पार्ट डिजीज़ नहीं है, पूरा का पूरा मैन ही डिजीज में आ जाएगा. थोड़ा सा फ्रेंड्स समझते हैं वाइटल फोर्स के बारे में. वाइटल फोर्स एक डायनामिक फोर्स है विच कंट्रोल और गवर्न्स द माइंड. फ्रेंड्स अगली वीडियोस हम पूरी वाइटल फोर्स पे भी बनाएंगे जिसमें हम वाइटल फोर्स को डिटेल में समझेंगे. अभी ये समझिए कि ये एक डायनामिक फोर्स होता है जो कि प्राइमरली डिरेंज होता है. सबसे पहले डिरेंजमेंट होता है वाइटल फोर्स का. वाइटल फोर्स डिरेंज करता है माइंड को और गवर्न करता है माइंड को एंड देन माइंड गवर्न्स द बॉडी. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसका एक कोई भी बैक्टीरिया वायरस कॉज नहीं रहता है. डायनामिक फोर्स को डिरेंज करने के लिए एक डायनामिक कॉज चाहिए फ्रेंड्स, जिसको होम्योपैथी में हम बोलते हैं मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस और एन मॉर्बिफिक एजेंट और एन मियाज़मेटिक एजेंट. ठीक है फ्रेंड्स. यहाँ पे अब जो हम समझते हैं कि जब ये वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है या माइंड और बॉडी को अफेक्ट करना शुरू करता है फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस में जो डिजीज़ क्रिएटिंग प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एबनॉर्मल सेंसेशंस क्रिएट होते हैं. सेंसेशंस के कारण उसके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं और अल्टीमेटली जो उसका हमने बात करी थी कि एंड पॉइंट होता है दैट अफेक्ट्स द फिजिकल बॉडी लास्टली. ठीक है फ्रेंड्स. सो यहाँ पे हम देखेंगे डिजीज़ स्टेट में क्या होता है डेविएशन. हमको जो इसको ट्रीटमेंट प्लान करना है वो कहाँ से देखना है फ्रेंड्स, जो फॉर्मर इस फेज था उसका जो हेल्दी स्टेट थी उससे डिजीज स्टेज का जो डेविएशन है फ्रेंड्स उस पर हमको ध्यान देना रहेगा अच्छे से. उसके बाद में हमको उसके एबनॉर्मल सेंसेशंस और फंक्शंस क्या हुए हैं, क्योंकि इससे फ्रेंड्स हमको उसके रिस्पॉन्सेस का पता चलेगा और एज अ होल मैन की स्टडी कर पाएंगे हम अच्छे से फ्रेंड्स. अब एफोरिज्म नंबर 11 में फ्रेंड्स इस पर डिफाइन किया हुआ है वो डिजीज स्टेट ऑफ मैन. ठीक है फ्रेंड्स. सो ये आप देख लीजिएगा, मैं एक बार रीड कर देती हूँ. व्हेन अ पर्सन फॉल्स इल इट इज़ ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन हिज ऑर्गेनिज्म दैट इज प्राइमरली डिरेंज्ड बाय द डायनामिक इन्फ्लुएंस अपॉन इट ऑफ अ मॉर्बिफिक एजेंट एनिमिकल टू लाइफ. It is only the vital principle deranged to such an abnormal state that can furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease, for as a power invisible in itself and only cognizable by its effects on the organism. Its morbid derangement only makes itself known by the manifestations of the disease in the sensation and function of those parts of the organism exposed to the senses of observer and physician, that is by morbid symptoms, and in on the other word can it make itself known.
ठीक है फ्रेंड्स, एफोरिज्म 12 में इसके आगे की प्रोसेस दी हुई है कि हम इस डिजीज़ कंडीशन को लेटर ऑन हेल्थी कंडीशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमको किस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमको प्राइमरली डीरेंज वाइटल फोर्स पे और जो फॉर्मर डेविएशन हुआ है फ्रॉम हेल्दी स्टेट टू द डिजीज स्टेट, उस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रेंड्स। इट इज़ द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल एनर्जी अलोन दैट प्रोड्यूसेस डिजीजेज so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal changes, that is to say the whole morbid derangement of the internal dynamics. In a word, they reveal the whole disease, also the disappearance and the treatment of all morbid phenomena and of all the morbid alteration that differ from the healthy vital operations. Certainly affects and necessarily implies the restoration of integrity of vital force and therefore the recovered health of the whole organism. तो फ्रेंड्स, अगर हम उस डिविएशन को करेक्ट करते हैं, हम उसके डिरेंजमेंट को करेक्ट करते हैं और हम अगर वाइटल फोर्स के इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकने में सफल हो जाते हैं तो हम उस डिजीज ऑर्गेनिज्म को रिकवर कर देंगे हेल्दी स्टेट में और हेल्दी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि होम्योपैथी में भी एक्सेप्टेबल है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं, जो उसके रिएक्शंस है अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसको हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पॉजिटिव फैक्टर्स को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं एंड ऑल्सो हम इम्पॉर्टेंस देते हैं कॉज एंड इफेक्ट बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉर्बिफिक एजेंट ऑफ डिजीज़ रहेगा और जो मॉर्बिफिक एंड प्रोडक्ट, जो हमने कॉज और इफेक्ट की बात करी, अगर हम उस पूरी प्रोसेस को और ये बिगनिंग और एंड पॉइंट को ध्यान में लेके चलते हैं और पूरे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेकर रेमेडी सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो हम अपने मिशन में ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। जो अपना मिशन है, मिशन इज़ टू रिस्टोर सिक टू हेल्थ टू क्योर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हेल्दी स्टेट तक ही रिकवर नहीं करते हैं, उसको क्योरेटिव स्टेट में भी लेके जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, थेरापेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ में जो हमने देखा कि इंडिविजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथिक कंसेप्ट में। हमको इंडिविजुअलाइज करना है उसकी डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी में, उसके साइन एंड सिम्टम्स में और रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई में हमको इंडिविजुअलाइज करना है फ्रेंड्स। एग्रावेटिंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट में और कोई पॉजिटिव एजेंट्स में, या फिर जो इन्फ्लुएंस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लाइक मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है, उस जिसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उसके अगेंस्ट अपने रिस्पॉन्सेज में हमको ध्यान देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि जैसे 4 फ्रेंड्स गए हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, किसी को कफ हुआ है, किसी को फीवर हुआ है, 4 फ्रेंड्स में से एक को कुछ भी नहीं हुआ है, एक को 2 दिन तक कफ बना रहा, एक को 4 दिन तक कफ एंड कोल्ड रहा और उसको धीरे धीरे फीवर आया लेकिन वो पूरा प्रोग्रेसिव नहीं हो पाया। लेकिन थर्ड पर्सन को स्टार्टिंग से ही फीवर रहा है, उसको कोल्ड और कफ नहीं था। तो फ्रेंड्स, हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी डिफरेंट कैसे है कि अगर किसी को 2 दिन के लिए कफ बना हुआ है, किसी को कफ के साथ फीवर भी आया है, किसी को कफ तो आया ही नहीं है, सिर्फ फीवर रहा है, तो ये है उसकी पैथोजेनेसिटी लेवल। देख लेते हैं फ्रेंड्स, किसी का कफ 2 दिन में ही ठीक हो गया है, किसी को 3 दिन लग रहे हैं या किसी को 7 दिन लग सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में हम साइन एंड सिम्टम्स का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देख लेंगे फ्रेंड्स कि किसी की बॉडी में जो वाइटल फोर्स उसका इतना वीक है तो वो हमको साइन दे रहा है कफ एंड कोल्ड की, या फिर क्योंकि उसका जो है थ्रॉट अफेक्शन ज़्यादा ससेप्टेबल है, थ्रॉट वाला पार्ट। किसी की बॉडी में जो वाइटल फोर्स है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उसको कुछ भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स आइसक्रीम खाने से, वाइल 3 ऑफ देम आर सफ़र्ड फ्रॉम डिजीज़। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा हम यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि हमको अब क्या देखना है यहाँ पे कि पॉजिटिव एजेंट क्या था, वो कोल्ड आइसक्रीम थी जिसको हमको रिमूव करना है अगर उनको ठीक करना है तो, या फर्दर प्रोग्रेस नहीं करानी, आगे रिकरेंसी बचानी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम अब अगर उसको खाना अवॉइड नहीं कर सकते, अगर उसकी डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम उसके थ्रू रिस्पॉन्सेस में या उस इन्वायरमेंट में नहीं खाएंगे उसको जब उसके फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा फॉर्म होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक चीज़ें हैं जो हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में लेनी पड़ती हैं। अब बेस्ट थेरामेटिक
results, the homeopathic physician will utilize all the ancillary measures which do not encounter to principles of homeopathic practice. Friends, ancillary measures हमको सारे यूज़ करने हैं अपनी प्रैक्टिस में. Not only with the internal homeopathic medicine we can restore the disease condition into the healthy condition. We also need some ancillary measures like diet and regimen, like yoga condition, like exercising, like meditations. ये सब हमको हमारी प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना रहेगा. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. ये सब आज के सेशन के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.